कहते हैं तिहाड़ जेल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? दीवारों के पीछे क्या चलता है ये ना कोई देखता है, ना कोई जानता है। एक ऐसा गुनाह जो हर रात अंधेरे में होता है, जब जेलर खुद महिला कैदियों के साथ दरिंदगी करता है। और हैरानी की बात यह है, कोई भी औरत उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं कह पाती। लेकिन फिर एक दिन एक एसएपी मैडम ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो खुद कैदी बनकर उस जेल के अंदर गई और जो कुछ उसने देखा वो रूह कंपा देने वाला था। इस कहानी में जो खुलासा होगा उसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि अब एक ऐसी कहानी शुरू होने जा रही है जिसे सुनने के बाद आप रातों को चैन से नहीं सो पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली, एक शहर जो बाहर से जितना खूबसूरत और सजीव दिखता है, अंदर से उतना ही रहस्यमय और खतरनाक भी है। कहते हैं यह शहर कभी नहीं सोता, और जो जागते हैं वो सब कुछ देखते हैं, वो भी जो दुनिया नहीं देखती। इसी दिल्ली की सबसे चर्चित पुलिस अफसर थीं एसपी अनन्या रावत। बाहर से देखो तो अनन्या एक शांत, सौम्य और सधी हुई महिला लगती थी, लेकिन अंदर से वो एक तूफान थी। ऐसी अफसर जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधी कांप जाते थे। कहा जाता था कि अगर कोई गुनहगार न भी हो, लेकिन एक बार अगर अनन्या रावत की आंखों में झांक ले तो डर के मारे खुद ही अपना जुर्म कबूल कर ले। छोटे से गांव की रहने वाली अनन्या ने बड़े सपनों को पाला और अपनी मेहनत से उन सपनों को जीकर दिखाया। लेकिन अनन्या को क्या पता था कि एक रात एक ऐसी सच्चाई उसकी जिंदगी में आएगी जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। उसी अनन्या रावत की कहानी है ये। उस दिन वो अपने ऑफिस में बैठी चाय की चुस्की ले रही थी। तभी अखबार की एक हेडलाइन पर उनकी नजर पड़ी। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई और भीतर आया एक साधारण सा कांस्टेबल। नाम था भोला। तिहाड़ महिला जेल की किचन में काम करता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर कुछ अलग ही घबराहट थी। एसपी अनन्या रावत ने उसकी ओर देखा और पूछा, हाँ भोला, क्या बात है, सब ठीक तो है? भोला ने धीरे से कहा, मैडम, हमारे जेल में कुछ भी ठीक नहीं है। अंदर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अनन्या की नजरें तेज हो गईं। क्या मतलब? साफ साफ बोलो, क्या हो रहा है? भोला की आवाज कांप रही थी। फिर भी वो बोला, मैडम, तिहाड़ महिला जेल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। रात होते ही कुछ पुलिसकर्मी उनका शोषण करते हैं। उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। अनन्या अवाक रह गई। भोला, तुम्हें होश है? तुम क्या बोल रहे हो? इतने बड़े आरोप, तुम्हारे पास कोई सबूत है? भोला की आंखें भर आईं। मैडम, मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन मेरी आंखों ने सब देखा है। मैं डरता रहा, क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा होता तो शायद मेरा हाल भी वैसा ही होता जैसा उन महिलाओं का हो रहा है। हिम्मत जुटाई और आपके पास आया हूं, क्योंकि मुझे पता है आप ही इंसाफ दिला सकती हैं। अब अनन्या का चेहरा सख्त हो चुका था। अंदर गुस्से की आग भड़क उठी थी। अनन्या रावत वो अफसर थी जो अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठती थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, भोला, तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है। इस बात को सामने लाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। फिर पूछा, लेकिन एक बात बताओ, जब मैं पिछले हफ्ते जेल में आई थी तब किसी भी महिला ने यह बात क्यों नहीं बताई? भोला ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैडम, वहां के पुलिसकर्मी उन्हें इतनी धमकियां देते हैं कि कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं अगर हमारे खिलाफ कुछ कहा तो अंजाम ऐसा होगा कि सोच भी नहीं सकती। डर के मारे सभी चुप हैं मैडम, जैसे जुबानें किसी ने सिल दी हो। अनन्या ने भोला की पीठ थपथपाई। भोला, मैं सरकार से तुम्हारे लिए इनाम की सिफारिश जरूर करूंगी, लेकिन अब तुम मुझे हर खबर देते रहना। और फिर उन्होंने धीरे से कहा, आज शाम मैं खुद उस जेल का निरीक्षण करने आ रही हूं, लेकिन इस बार सच को छुपाया नहीं जाएगा। एसपी अनन्या रावत के दिमाग में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर महिलाओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर बार उन्हें ही क्यों झुकना पड़ता है? क्यों जब एक महिला पीड़ित होती है तो पूरा समाज उसकी ही गलतियां गिनाने लगता है? एक महिला ही दूसरी महिला का दर्द समझ सकती है, और यही वजह थी कि अनन्या रावत अक्सर तिहाड़ महिला जेल में जाती थी, सिर्फ औपचारिक निरीक्षण के लिए नहीं,
बल्कि उन कैदियों से बात करने के लिए, उन्हें समझने के लिए। और उस दिन भी जब शाम ढली, अनन्या रावत जेल का निरीक्षण करने पहुंची। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, सब कुछ साफ सुथरा, लेकिन अंदर क्या चल रहा था वो केवल जेल की दीवारें जानती थीं, और वो औरतें जो उस अंधेरे में दम तोड़ रही थीं। अनन्या ने हर कैदी से बात करने की कोशिश की, लेकिन एक भी महिला ने न कोई इशारा किया, न कोई शब्द कहा। डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अनन्या सब समझ चुकी थी। इन महिलाओं को डर इतना है कि ये चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाएंगी। अगले दिन वो अपने ऑफिस में बैठी सोच में डूबी थी। इन दरिंदों को बेनकाब कैसे किया जाए, कैसे सामने लाया जाए वो सच जो रात की कालिमा में छुपा होता है। और फिर उन्होंने एक फैसला लिया, अगर मुझे सच सामने लाना है तो मुझे खुद जेल के अंदर जाना होगा, एक कैदी बनकर। और फिर आ ही गई वो रात। 21 मार्च गुरुवार, रात के 1 बजे का वक्त था। कुछ पुलिसकर्मी नींद में थे, कुछ निगरानी कर रहे थे, और कुछ वही कर रहे थे जो सालों से करते आए थे, महिला कैदियों के साथ अत्याचार। अनन्या रावत अब एक अफसर नहीं थी, वो एक कैदी के भेष में जेल के उसी हिस्से में जा चुकी थी जहां अंधेरे में सबसे ज्यादा चीखें दबा दी जाती थीं। उनके तन पर थे जेल के सामान्य कपड़े, लेकिन कॉलर के भीतर छुपा था एक गुप्त कैमरा और माइक्रो माइक जो हर पल रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे ही वो अंदर पहुंची, एक पुलिस वाला पास आया। तू कौन है? पहली बार देख रहा हूं। तेरा नाम क्या है? अनन्या ने धीरे से जवाब दिया। आज ही लाई गई हूं साहब। सुबह? क्या अपराध किया है? दूसरे ने पूछा। और वहीं से शुरू होती है एक रात की जंग जो न्याय और अन्याय के बीच लड़ी जानी थी, और जिसकी कीमत शायद खुद अनन्या रावत को अपनी जान से चुकानी पड़ सकती थी। एक पुलिस वाला अनन्या के पास आता है, उसकी आंखों में शक और आवाज में रौब। तेरा नाम क्या है? पहले कभी नहीं देखा तुझे यहाँ। क्या जुर्म किया है? अनन्या ने हल्की कांपती आवाज में जवाब दिया। मुझ पर चोरी का इल्जाम है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है साहब। पास खड़े 2-3 पुलिस वालों ने ठहाका लगाया। सब यही कहते हैं, कोई मानेगा नहीं। चल नाम बता। अनन्या बोली। सावित्री। नाम सुनते ही एक बार फिर से हंसी की लहर दौड़ गई। सावित्री? अरे वाह, ये भी कोई नाम है? फिर एक दरोगा बोला। चल मेरे पैर दबा, बहुत दर्द हो रहा है आज। अनन्या ने बिना झुके जवाब दिया। साहब, मैं यहाँ सजा काटने आई हूँ, आपकी सेवा करने नहीं। और जब तक मेरा गुनाह साबित नहीं हो जाता, मैं दोषी नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके पैर नहीं दबाऊंगी। ये जवाब कुछ पुलिस वालों को पसंद नहीं आया। एक बोला, बहुत सवाल जवाब कर रही है, ज्यादा गर्मी छड़ी है इसको, अभी ऐसी जगह ले जाएंगे कि फिर खुद रोएगी बाहर निकलने के लिए। तभी एक बूढ़ी महिला कैदी पास आई और धीरे से फुसफुसाई। बेटा, जो कह रहे हैं कर ले, वरना तुझे बर्बाद कर देंगे, बहुत मारेंगे, बहुत जलील करेंगे। लेकिन अनन्या का दिल कह रहा था, कब तक डरकर जिएंगी ये महिलाएं? कोई तो पहला कदम उठाए। तभी एक दरोगा अनन्या का हाथ पकड़ता है और घसीटते हुए कहता है, चल, बहुत नाटक कर लिया तूने, अब चल तुझे वहां ले चलते हैं जहां तेरी सारी हिकड़ी उतर जाएगी। अनन्या समझ गई थी, अगर सच्चाई तक पहुंचना है तो इस खतरनाक रास्ते से गुजरना ही होगा। वो 2 दरोगा उसे जेल के एक ऐसे कैबिन में ले गए जो सुनसान था, चारों ओर सन्नाटा, और भीतर सिर्फ 3 लोग, अनन्या, राजीव और विक्रम। एक बोला, बता तेरा नाम, और क्या जरूरत थी इतने सवाल जवाब करने की? दूसरा बोला, आजकल की लड़कियां खुद को बहुत चालाक समझती हैं, हम अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन अगर दुश्मन बने तो बर्बाद कर देंगे। अनन्या ने संयम से पूछा, साहब मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने क्या गलत किया है? एक बोला, बस चुपचाप बैठ, आधे घंटे में हमारे साहब आएंगे, वही तेरी सारी अकड़ निकाल देंगे। लेकिन अब अनन्या का दिमाग चल रहा था। उसने एक बड़ा फैसला लिया और धीरे से बोली, मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ, एक सच्चाई जो तुम्हें जाननी चाहिए। कैबिन में सन्नाटा था। फिर अनन्या बोली, मैं कोई आम कैदी नहीं हूँ, मैं हूँ एसपी अनन्या रावत। दोनों दरोगा चौंक गए। पहले तो हंसे, ओह तो अब तू एसपी बन गई है, चलो फिर। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हूँ और ये है राष्ट्रपति। लेकिन अब अनन्या की आंखों में वो आत्मविश्वास था जो झूठ नहीं बोलता। फिर उसने धीरे से अपनी जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला और दोनों के सामने रखा, और तब राजीव और विक्रम के चेहरे से रंग उड़ गया। उनकी टांगें कांपने लगीं, वो वहीं जमीन पर गिर पड़े। मैडम, माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था। अनन्या ने सख्त लहजे में कहा, माफी एक शर्त पर मिलेगी, अगर तुम सच्चाई उजागर करने में मेरी मदद करोगे। दोनों बोले, हाँ मैडम, हम पूरी मदद करेंगे, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। अनन्या ने पूछा, सच सच बताओ, इस जेल में हर रात महिलाओं के साथ क्या होता है? अब उन्होंने वो सब बताया जो भोला ने पहले कहा था। हर रात कैसे पुलिस वाले अंधेरे में कैदियों पर कहर ढाते थे। अब अनन्या को यकीन हो गया, भोला झूठ नहीं बोल रहा था, ये सब सच था। फिर उन्होंने दोनों को गुप्त कैमरा और माइक थमाया और कहा, ये लो, जैसे मैंने पहना है वैसे ही इसे पहनकर सबूत इकट्ठा करो और सब कुछ रिकॉर्ड करके मुझे दो। दोनों दरोगा डर रहे थे, लेकिन अनन्या ने उनकी आंखों में देखा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी पोस्टिंग अभी 1 महीने पहले ही हुई है, मुझे सब पता है। वे हैरान हुए, मैडम आपको कैसे पता?
अनन्या मुस्कुराई। तुम्हारे नाम, फाइल और यहां तक कि तुम्हारे घर वाले भी मुझे पता है। मैं अफसर हूं और इंसान भी। मैं सब समझती हूं। इस सिस्टम ने तुम्हें मजबूर किया है, लेकिन अब तुम्हारे पास मौका है कुछ सही करने का। दोनों ने सिर झुकाया। आप सही कह रही हैं मैडम, हम आपका पूरा साथ देंगे। कुछ देर की चुप्पी के बाद अनन्या बोली, एक काम करो, मुझे जेलर के पास खुद ले चलो, लेकिन याद रखना वहां पहुंचते ही डरना मत, शक मत जताना। जैसे मुझसे अभी बात की वैसे ही बात करना। कैमरे को अच्छे से छुपाना, और अगर वो तुम्हें वहां से निकलने को कहे तो चुपचाप निकल जाना और वहीं चले जाना जहां बाकी पुलिस वाले ये सब कर रहे हैं। वहां सब रिकॉर्ड करना। अब दोनों दरोगा पूरी तरह समझ चुके थे और बिना कोई सवाल किए अनन्या रावत को जेल के उस हिस्से में ले जाने लगे जहां सिर्फ कुछ चुने हुए लोग ही जा सकते थे, और जहां बैठा था इस पूरे खेल का असली मास्टर, जेलर। वो जेल का एक कोना जिसे निषिद्ध क्षेत्र कहा जाता था, वहां कोई आम कैदी नहीं जा सकता था, लेकिन उसी अंधेरे कोने में मौजूद था तिहाड़ जेल का असली शैतान, जेलर महेंद्र यादव। उसका कमरा किसी अफसर का नहीं, एक राजा की गुफा जैसा था। दीवारों पर महंगे फ्रेम में तस्वीरें, मेज पर रखी शराब की बोतलें और एक कोने में नरम सोफा। जेल के अंदर ये था उसका निजी राज्य। जैसे ही दरोगा अनन्या को उस कमरे में लेकर पहुंचे, उन्होंने महेंद्र से कहा, साहब ये नई आई है, बहुत बोल रही थी। पैर दबाने से मना कर दिया, कहती है मैं कोई नौकर नहीं हूँ। महेंद्र मुस्कुराया, आओ रानी, अच्छा किया जो मना किया। नाम क्या बताया था? सावित्री। फिर गहरी आवाज में बोला, अच्छा नाम है, लेकिन अब तेरा नाम वही होगा जो मैं बुलाऊंगा। उसकी आंखों में एक वहशीपन था। अनन्या ने अपनी नजरें नीची कर ली, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी नसें तन चुकी थी। उसका माइक्रो कैमरा अब भी सब रिकॉर्ड कर रहा था। महेंद्र धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसकी ओढ़नी खींचने की कोशिश की, लेकिन अनन्या झटके से पीछे हट गई। महेंद्र हंसा, डरती हो? अभी तो शुरुआत है, यहाँ डरने की नहीं, आदत डालने की जरूरत होती है। फिर उसने दरोगाओं को इशारा किया, अब तुम दोनों जाओ, अब इसे मैं समझाऊंगा, तुम्हारा काम खत्म। दोनों दरोगा, जैसा अनन्या ने सिखाया था, चुपचाप बाहर निकल गए और उसी वक्त जाकर महिला कैबिनों के पास रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, जहां असली अत्याचार हो रहा था। अब कमरे में सिर्फ दो लोग थे, जेलर महेंद्र और अनन्या रावत। महेंद्र बार बार उसे अपने करीब लाने की कोशिश करता, कभी मीठी बातें, कभी धमकी और कभी जबरदस्ती, लेकिन अनन्या हर बार थोड़ा झुककर, डरकर, रोकर, बस इतना करती कि कैमरे में सब कैद हो जाए। महेंद्र फुसफुसाया, आज कोई बहाना नहीं चलेगा रानी, आज तू मेरी होगी, चाहे चीखना पड़े या सहना पड़े। अनन्या ने कांपती आवाज में 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, साहब मैं आपकी सेवा को तैयार हूं, बस थोड़ी दया दिखाइए। महेंद्र ने दरवाजा बंद कर दिया। अब कमरे में कोई तीसरा नहीं था, लेकिन अनन्या का कैमरा सब देख और सुन रहा था। वो जेलर को बातचीत में उलझाए रखती रही ताकि पुख्ता सबूत मिल जाए। महेंद्र ने खुद कबूल किया, यहाँ तो मैंने न जाने कितनी कैदियों की जिंदगी तबाह की है, तू क्या चीज है? हर एक शब्द, हर एक हरकत कैमरे में कैद होती रही। और फिर जब अनन्या को लगा कि अब उसके पास पूरा सच है, वो बोली, साहब आज मैं बहुत डर गई हूँ, लेकिन कल मैं खुद आपके पास आऊंगी। महेंद्र हंसने लगा, ठीक है रानी, आज छोड़ता हूँ, कल आना अपनी मर्जी से। और वो यही गलती कर बैठा। अनन्या धीरे धीरे उस कमरे से बाहर निकल गई और उधर दरोगा राजीव और विक्रम बाकी सब पुलिस वालों के अत्याचारों की रिकॉर्डिंग कर चुके थे। दोनों ने वो रिकॉर्डिंग अनन्या को सौंप दी और अनन्या रावत उस रात बिना किसी को बताए सीधी जेल से बाहर निकल गई। लेकिन इस बार सच्चाई उसके साथ थी। वो दोनों दरोगा राजीव और विक्रम अब वापस उसी जगह पहुंचे जहां बाकी पुलिसकर्मी बैठकर अपनी महफिल चला रहे थे। जैसे ही पहुंचे, एक सीनियर अधिकारी ने पूछा, अरे तुम दोनों यहाँ क्यों लौट आए? और वो नई महिला कैदी कहाँ गई जो बहुत ज्यादा बोल रही थी? जरा मैं भी उससे अकेले में कुछ सवाल करना चाहता हूँ। राजीव और विक्रम की आंखों में डर था, लेकिन वो जानते थे सच बोलना अब खेल खत्म कर सकता है, क्योंकि अनन्या रावत ने साफ साफ कह दिया था, अगर तुमने मेरी पहचान उजागर की तो तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा उनका होने वाला है। दोनों दरोगा बोले, साहब उस कैदी को तो हम बड़े साहब के पास भेज चुके हैं, बहुत अकड़ थी उसमें, अब जो होगा वो देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। और वहीं से सच्चाई की सबसे बड़ी योजना अपने अंजाम की ओर बढ़ चली। उस रात के बाद अगली सुबह एसपी अनन्या रावत पूरे सबूतों के साथ पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची। कैमरा फुटेज, रिकॉर्डिंग्स और जेलर महेंद्र यादव की करतूतों का कच्चा चिट्ठा लेकर उनकी रिपोर्ट सुनकर सीनियर अफसर भी हिल गए। तुरंत एक विशेष टीम तैयार की गई और उसी दिन तिहाड़ जेल पर छापा मारा गया। वो सारे पुलिसकर्मी जो सालों से अंधेरे में अपना शिकार चुनते थे, अब खुद सर्चलाइट की चपेट में आ चुके थे। हर एक को गिरफ्तार किया गया। जेलर महेंद्र यादव को उसी जेल की कोठरी में डाला गया जिसे वो अब तक अपनी जागीर समझता था। जैसे ही सच्चाई सामने आई, जेल में बंद हर महिला की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार डर के नहीं, राहत के। वो सभी महिलाएं एसपी अनन्या रावत के पैरों में झुक गईं। मैडम, आपने हमें नर्क से निकाला है। हम चुप थे, लेकिन आपने हमारी आवाज बनकर हमें इंसाफ दिलाया। हेडक्वार्टर में मौजूद वरिष्ठ अधिकारी भी हैरान थे और गर्वित भी।
अनन्या रावत जैसी अफसर समाज की असली रक्षक होती है। उन्हीं अधिकारियों ने आदेश दिया सभी दोषियों को तुरंत सेवा से बर्खास्त किया जाए और कानूनी कार्रवाई शुरू हो। और यहीं खत्म हुआ वो अध्याय जो वर्षों से बंद दरवाजों के पीछे दबा हुआ था। तो दोस्तों, ये थी एक बहादुर महिला अफसर की कहानी जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर उन महिलाओं के लिए इंसाफ लाया जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दमदार कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, न्याय के साथ खड़े रहिए। जय हिंद।